तो अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने अमृतकाल का आगाज कर दिया। चांद की धरती पर तिरंगा लहरा दिया और भारतीय प्रतिभा का आज पूरी दुनिया ने लोहा भी मान लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे अहम दिन पर संदेश देते हुए कहा कि ये विकसित भारत का शंखनाद है, जो अब तक कोई न कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। दुनिया अचंभे में है तो हिंदुस्तान आज जश्न में डूबा हुआ है। चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग विश्व को संदेश है, नए भारत की सामर्थ्य शक्ति अब असंभव को भी संभव बना सकती है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है और ऐसे में आपको लॉन्चिंग से लैंडिंग तक की पूरी कहानी समझाते हैं। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और इसके बाद 14 से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में ही घूमता रहा। फिर 1 से 5 अगस्त तक स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। उसके बाद 5 अगस्त को स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया। फिर बात 6 से 16 अगस्त की करें तो इस दौरान 6 बार ऑर्बिट घटा और 17 अगस्त को पोल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया। बात 18 से 20 अगस्त की करें तो इस दौरान लैंडिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका था और फिर 23 अगस्त यानी कि आज शाम 6:04 पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो गई और पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है। We're hovering and now we are approaching the moon surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की कामयाबी का जश्न मन रहा है। उत्साह और उमंग का ये पल गवाही दे रहा है उस सफलता की जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो भारत ने कर दिखाया। चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग और इसरो सेंटर में तालियों की गूंज अब चांद तक सुनाई दे रही है, क्योंकि भारत ने सिर्फ 3 कोशिश में ही चांद पर तिरंगा लहरा दिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसे दूर करने में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए। आज उन्हीं देश के वैज्ञानिकों पर गर्व करने का पल है जिन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। इसे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने बधाई देकर उनका हौसला अफजाई की। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। हिंदुस्तान का वो सपना पूरा हो गया जिसे लंबे समय से संजोया जा रहा था और इसी के साथ हिंदुस्तान इतिहास की नई इबारत लिख चुका है। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान पर टिकी थी। पूरा देश इतिहास बनता देख रहा था और जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी आई, चांद भी बाहें फैलाकर स्वागत करने लगा। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। लैंडर की 15 मिनट वाली परीक्षा में जैसे कामयाबी मिली, पूरा देश उठ खड़ा हुआ।
यहाँ तक कि सीएम योगी भी इस पल के गवाह बने। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दुनिया भारत के युग की पटकथा देख रही है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इसरो और हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन को ऐतिहासिक सफलता के लिए। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरने के लिए अमृत काल के माध्यम से भारत की यात्रा की शुरुआत भी करती है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया और फिर लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:44 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की, तब उसकी चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही ये कामयाबी मिली है। अब इंतजार उस पल का है जब लैंडर धरती पर डाटा भेजेगा, क्योंकि प्रज्ञान को ऐसे बनाया गया है कि वो चांद की सतह की जानकारी जुटा सके। खैर, चांद पर तिरंगा लहरा रहा है और पूरे देश में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड। अब यहां यह जानना भी जरूरी है कि मिशन मून के लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव क्यों खास है। तो आपको बता दें कि दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा समय छाया रहा करती है और इस इलाके में तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाया करता है। यहां तापमान कम होने से पानी और बर्फ की उम्मीद ज्यादा है। चांद का दक्षिणी क्षेत्र गड्ढों और गहरी खाइयों से भरा हुआ है और इसीलिए खनिज की भी यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने
ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने डंका बजा दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने अनोखा उपलब्धि किया। चंद्रयान अमृत काल में एक अनोखा उपलब्धि है। सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वैज्ञानिकों की इस अपेक्षा इंडिया इज ऑन मूव। चंदा मामा हमारे हो गए हैं और दूर के नहीं रहे। ये आज बड़ा सपना साकार हुआ। वैज्ञानिकों को मैं अनेक अनेक बधाई देता हूँ। आज हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक पल है। हम सबको देश के वैज्ञानिकों के कारण से, इसरो के कारण से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने ये अविस्मरणीय पल का साक्षी होने का सभी को अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर सभी वैज्ञानिकों का, सभी इसरो के अनुसंधानकर्ताओं का, हम सिर्फ 76 साल पुराने देश है या 76 साल नए देश है और इन 76 सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं। ये मतलब ये जो एक अचीवमेंट है इसका कोई सानी नहीं है और मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ है। ये एक हिस्ट्री है। आज मैं ये झंडा, भारत का तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हूं। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि अरे ये थे यहां पर और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था। पीएम मोदी का तिरंगे के प्रति सम्मान की आज 2 तस्वीरें देखने को मिली है। दोनों ही तस्वीरें साउथ अफ्रीका से आई हैं। पहली तस्वीर ब्रिक्स सम्मेलन की है, जहां फोटो सेशन के दौरान जब दोनों देशों के नेता मंच पर पहुंचे तो तिरंगा मार्किंग वाली जगह पर रखा हुआ था, जिसे देखते पीएम मोदी ने उसे उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का तिरंगा झंडा हाथ में लिए लहराते हुए जब मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, जैसे ही लैंडर ने टच डाउन किया उसी के साथ प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हुए, और वो भी जोहानिसबर्ग की धरती से ही, वहां से ही वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े थे प्रधानमंत्री, और वहां पर उन्होंने तिरंगा अपने हाथ में लेकर फहराया। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और रणनीति यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। और इसी को देखते हुए मायावती ने आज वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक भी की, जिसमें उन्होंने 24 के चुनाव को लेकर पूरी तस्वीर भी साफ कर दी। इंडिया या एनडीए के किसके साथ गठबंधन नहीं करेगी, किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी मायावती, क्योंकि गठबंधन की वजह से हमेशा ही पार्टी को नुकसान हुआ है, ये कहना है बीएसपी चीफ का। और आज तक गठबंधन से बीएसपी को कभी भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बीएसपी हर सीट पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे और सभी सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में होंगे बिना किसी सपोर्ट के। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कैसे 24 के रण में मायावती का गेम क्लियर है। मायावती भले ही 24 के रण में एक लचलों की राह पर हो, किसी गठबंधन का हिस्सा होने से इनकार करती हो, लेकिन कोई मायावती को बीजेपी की बी टीम बता रहा है तो कोई मायावती को साथ लाने की तैयारियों में है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार फिर मायावती ने बैठक बुलाई और किसी भी दल के साथ गठबंधन की तस्वीर साफ कर दी। मायावती ने कहा, बीएसपी इंडिया या एनडीए किसी के साथ नहीं, गठबंधन की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। गठबंधन से आज तक बीएसपी को लाभ नहीं हुआ। बसपा का वोट गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि मायावती इस बार गठबंधन से होने वाले नुकसान की वजह से अकेले दम पर चुनावी मैदान में है। इतना ही नहीं, मीटिंग में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। आज की बैठक में माननीय बहन जी ने बहुत ही सभी को जोश के साथ, जो पूरे भारत देश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जो देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है,
बड़े पैमाने पर जो SC, ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। दरअसल मायावती की कोशिश 24 के चुनाव में अपने भतीजे आकाश आनंद को भी चुनावी मैदान में उतारने की है, जिसकी आज तस्वीर भी सामने आ गई, जब मीटिंग के दौरान उन्होंने भतीजे के कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जिसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि आज की बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय आकाश आनंद रहे। आकाश आनंद अचानक आज बसपा की बैठक में पहुंचे। ये विधानसभा चुनावों के बाद दूसरा ऐसा मौका है जब आकाश आनंद किसी सार्वजनिक बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक में पहुंचे हों। अब आकाश आनंद को किस तरह उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 24 के लोकसभा चुनावों से पहले आज की बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण थी। बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन मायावती को अपने गुट में लाने को बेकरार है। यहाँ तक कि शिवपाल यादव ने इशारों में मायावती पर पहले निशाना साधा और फिर इंडिया गठबंधन के साथ आने की अपील भी कर दी। आपके गठबंधन में बीएसपी का कहीं वो नहीं दिखा क्या? बीएसपी को अगर कहीं जगह मिलती है तो? अब वो तो भारतीय जनता पार्टी से पहले तो दूरियां बनाए। इंडिया मजबूती के साथ एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके लिए तो सदन के अंदर आप लोग सुनते होंगे कि वो चाचा भतीजे को खुद ही तय होता है कभी कभी कि कौन बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, कौन उससे बाहर निकल रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो जातिवादी, जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, गरीब विरोधी नीतियां हैं, जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है, सर्व समाज के गरीब कमजोर लोग तबाह हो रहे हैं, उससे अगर कोई देश को बचा सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी। यानी कि कोशिश मायावती को विपक्षी गठबंधन में लाने की है, लेकिन मायावती ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो इस बार न इधर न उधर चलेंगी, तो सिर्फ एकला डगर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की सुगबुगाहट के बीच अब नाम बदलने पर संग्राम भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पहले तो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए और फिर यह तक कह दिया कि अगर अलीगढ़ को हरिगढ़ किया गया तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्यों नाम बदलने पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब आमने सामने है। हरिगढ़ वालों, जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। केशव मौर्य ने अलीगढ़ को हरिगढ़ क्या कहा, हंगामा छिड़ गया, बवाल मच गया और बात कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई। 24 के चुनावी शोर में एक बार फिर शहर के नाम बदलने पर जोर है। इशारा एक बार फिर अलीगढ़ की ओर है और जैसे ही ये बात विपक्ष को पता लगी, बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने चेतावनी दी है, अगर अलीगढ़ का नाम बदला गया तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हाल में शहर का नाम बदलने नहीं देंगे। सन 24 के इलेक्शन की तैयारी के लिए और हालात अपने फेवर में करने के लिए हालात बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरीके से हालात बिगाड़ने से लोगों के दिल नहीं बदल सकते। आप अलीगढ़ को हरिगढ़ कर लेंगे तो इससे क्या मतलब है? अलीगढ़ आज का नहीं है, सैकड़ों साल का है। जब ये बना है, यूनिवर्सिटी बनी है, इसका नाम पहले से ही अलीगढ़ था। यूनिवर्सिटी बनने के बाद में अलीगढ़ नहीं रखा गया। अगर ऐसा करेंगे तो हम उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल 2 दिन पहले ही अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और बीजेपी के तमाम बड़े लीडर शामिल हुए थे। इस दौरान केशव मौर्य ने अलीगढ़ को हरिगढ़ कहकर पुकारा। फिर क्या था, नाम बदलने की चर्चा हुई तो सियासी संग्राम भी छिड़ गया। पुराने नाम है, पौराणिक नाम है या उस स्थान विशेष को प्रतिबिंबित करने के नाम है, वो बदले जाते हैं। और आज सवाल कानूनी कार्रवाई का, तो इस देश में तमाम बड़े बड़े, बम्बई को मुंबई किया गया, कलकत्ता को कोलकाता किया गया, मद्रास को चेन्नई किया गया। शफीकुर रहमान बर्क दरअसल वोट बैंक की लालच में अखिलेश यादव के उकसावे पर इस तरह के बयान देते हैं। दरअसल देश में पिछले कुछ सालों में
कई शहर और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं और अब अलीगढ़ के नाम पर भी चर्चा हो रही है। 2 साल पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, लेकिन उस वक्त अलीगढ़ का नाम नहीं बदला गया और एक बार फिर 24 से पहले अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद को बदलकर प्रयागराज किया गया, मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल जंक्शन हो गया और उर्दू बाजार हिंदी बाजार हो गया और अब बारी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। हालांकि योगी सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन केशव मौर्य ने जो संकेत दिए हैं उससे नाम बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने के बयानों के बीच संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यकीनन 2024 के इलेक्शन को देखते हुए इस तरह के बयान आ रहे हैं। यानी कि 268 साल पहले मुगलों ने जो नाम दिया उसे बदलने का वक्त आ गया है, लेकिन चुनावी माहौल में नाम पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि अलीगढ़ कब हरिगढ़ होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बीजेपी ने घोसी में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अब घोसी के मैदान में सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के 40 बड़े नेता दम दिखाएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं बीजेपी के विपक्ष को घेरने के लिए कैसे चक्रव्यूह रचना की गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। घोसी का रण एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए इम्तिहान की घड़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों गुटों को उपचुनाव में जीत की पड़ी है और इस घड़ी में बड़ी जीत के लिए सियासी जंग छिड़ी है। पहले इंक से हमला, फिर जूते से अटैक और अब जुबानी वॉर पलटवार उस चुनाव के लिए है जिससे 24 का संदेश दिया जा सके, लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा सके। इस चुनाव की गंभीरता इस बात से लगाई जा सकती है कि अब सीएम योगी, राजनाथ सिंह से लेकर बड़े बड़े नेता घोसी के रण में प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी ने घोसी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सीएम योगी का नाम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को शामिल किया गया है, दोनों डिप्टी सीएम का भी नाम है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। यानी अगले कुछ दिनों में घोसी की फाइट में चुनावी माहौल काफी टाइट होने वाला है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को भी मैदान में उतार दिया है। किसी की कुवत नहीं है, आप लाख चिल्ला लो, दारा चौहान 100% जीतेंगे, ये गारंटी लिखी। कुछ कम नहीं कर उनका प्रचार करे थे। यार हम एनडीए में शामिल है, एनडीए के लिए वोट मांगा था। एक सवाल, मुसलमानों में बहुत अधिक गरीबी है, क्योंकि गरीबी किसने बढ़ाई? उन्होंने हाथी साइकिल पंजा बटन दबाया और सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार भी चल रही थी, लेकिन मुसलमानों में क्या कर रहा, वो वोट दे रहा था, बदले में गरीबी ले रहा था। आज उसको अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं बिना भेदभाव। अगर गरीब सबसे ज्यादा मुसलमानों में है तो सबसे ज्यादा मकान उन्हें मिला, गरीब ज्यादा निषाद और राजभर और जातियों में मिला। दरअसल बीजेपी की कोशिश घोसी जीत से 24 का संदेश देने की है, क्योंकि इस चुनाव में साख का सवाल है और ऐसा इसलिए कि बीजेपी ने उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे और अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। घोसी की जनता विकास चाहती है, घोसी की जनता को अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिल गया है। मोदी जी और योगी जी की विकास की गति घोसी में भी तेजी से बढ़े, ये घोसी की जनता चाहती है और इस बार बहुत भारी बहुमत से 50,000 से ज्यादा वोटों से दारा सिंह चौहान जी चुनाव जीतेंगे। देखिए, हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं, और घोसी का बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी
कम से कम 50,000 वोट से जीतने जा रही है। जिस तरह से व्यापारियों के बीच में, जिस तरह से कामगारों के बीच में, जिस तरह से दलितों पिछड़ों के बीच में, जिस तरह से अगड़ों के बीच में, सर्व समाज में जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाजपा की भारी जीत यहां से होने जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।